गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं नॉन फाइनाइट्स। चलिए नॉन फाइनाइट्स को पढ़ लेते हैं। नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, आज की क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा नॉन फाइनाइट के बारे में। चलिए नॉन फाइनाइट देखिए, फाइनाइट का मतलब होता है, फाइनाइट का मतलब होता है मेन। मेन का मतलब आप सभी जानते हैं, मेन का मतलब होता है मुख्य। और नॉन फाइनाइट हम बात करें, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी वर्ब की दो कैटेगरी होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो मुख्य क्रिया का कार्य करती है, और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है। यानी एक ऐसी वर्ब है, एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है। एक ऐसी वर्ब होती है जो, यानी अ वर्ब दैट डज नॉट एक्ट एज अ फाइनाइट वर्ब। यानी एक ऐसी वर्ब की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य, मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करती है। तो इस तरह की वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब की नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन तरह की वर्ब आती हैं। नंबर एक इन्फिनेटिव, नंबर दो जीरेंट, नंबर तीन पार्टिसिपल। ये यहाँ पर तीन वर्ब के नाम लिखे गए हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये तीन नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव, सेकंड वन इज जीरेंट एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। यदि हम जीरेंट की बात करते हैं तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरेंट। पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिसिपल में तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के तीन टाइप होते हैं। इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट वाक्य में इन्फिनेटिव एज ए नाउन काम करता है। इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। जीरेंट की बात करते हैं तो जीरेंट भी नाउन का कार्य करता है। और यदि हम पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, एक विशेषण का कार्य करता है। तो जैसे आप डीपली पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि नॉन फाइनाइट हमारा तीन तरह का होता है, इन्फिनेटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर एक ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का कार्य, यानी मेन वर्ब, या हम इसको बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया। यानी एक ऐसी वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करती है, बल्कि ये वर्ब
सेंटेंस के अंदर नाउन का कार्य करती है, और नाउन होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? नाउन या तो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। नाउन दो तरह से कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो ये इन्फिनेटिव जो है हमारा या तो सब्जेक्ट का कार्य करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब देखिए इन्फिनेटिव की क्या पहचान होती है। अगर हम हिंदी का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हिंदी रिकॉग्निशन हमारे पास होता है। जब भी हम लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी, और हिंदी में कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस के अंदर जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी वर्ब होती है, हिंदी वर्ब होती है, जो हिंदी क्रिया होती है, उस हिंदी क्रिया के बाद में यदि जुड़ा हुआ होता है ना, ने, नी, या इसके अलावा के लिए शब्द भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो एक ऐसी हिंदी वर्ब जिसके बाद में, जिसके एट लास्ट ना, ने, नी शब्द जुड़ा हुआ होता है या के लिए शब्द जुड़ता है, तो उस हिंदी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? उस हिंदी वर्ब को बोलते हैं इन्फिनेटिव, कि ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो ये पहचान है। इंग्लिश में जनरली हम रूल देखते हैं कि इंग्लिश में जनरल रूल होता है इन्फिनेटिव के लिए। इन्फिनेटिव के लिए सामान्य रूल जो आपने अभी तक पढ़ा है, इन्फिनेटिव इक्वल होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से ये हमारा इन्फिनेटिव बनता है। तो जहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है वो इन्फिनेटिव होता है। जैसे मैंने कहा टू गो, टू कम, टू सिट, टू ईट, इस तरह से ये हमारा सब क्या है? ये हमारा इन्फिनेटिव है। अब बात करेंगे इन्फिनेटिव के टाइप की। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है दोस्तों। एक इन्फिनेटिव होता है, इसको बोलते हैं विजिबल, और एक इन्फिनेटिव मैं बोल रहा हूँ बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। ये दो तरह का हमारा इन्फिनेटिव होता है, विजिबल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। विजिबल इन्फिनेटिव जहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा इन्फिनेटिव जो होता है ये विजिबल इन्फिनेटिव कहलाता है। यानी इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो विजिबल है। और कहीं पर दोस्तों हमें क्या मिलता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इन्फिनेटिव है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि ये टू जो है हमारा इनविजिबल हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, यानी इसका प्रयोग नहीं किया जाता, टू का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इन्फिनेटिव का रूप ले लेती है। तो उस इन्फिनेटिव को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इस तरह का इन्फिनेटिव जो कहलाता है वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इस तरह से विजिबल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव आपने देखा है। बात करेंगे आगे। देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं पहला सिंपल प्रेजेंट के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इन्फिनेटिव के लिए रूल है। तो आप एग्जांपल से आप इस तरह से समझेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने कहा राधा सीम्स टू रन, राधा दौड़ती हुई मालूम पड़ती है। बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इन्फिनेटिव के लिए रूल होता है टू प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यदि मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लाता हूँ इस एग्जांपल को, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राधा सीम्स टू बी रनिंग। स्टूडेंट्स के माइंड में बिल्कुल फिक्स होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट देखिए टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म,
यानी अगर वर्ब बी बीच में आ जाता है तो फिर आईएनजी फॉर्म होती है। तो टू को देख करके स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर बी बीच में आ जाता है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, अगर बी बीच में नहीं आता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। यदि मैं इसको परफेक्ट में ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट में हो जाएगा राधा सीम्स टू हैव रन। तो यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, रन, रैन, रन। तीसरा फॉर्म फिर से वही फर्स्ट वाला फॉर्म होता है। तो राधा सीम्स टू हैव रन, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया है। बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम जुड़ जाता है। तो एग्जाम्पल होगा हमारे पास, इसी को मोल्ड करते हैं। राधा सीम्स टू हैव बीन आ जाएगा यहाँ पर। राधा सीम्स टू हैव बीन रनिंग, हैव बीन रन, सॉरी थर्ड फॉर्म आएगा हैव बीन रन, और यहाँ पर टाइम जुड़ जाएगा फॉर 2 hours, 2 घंटों से। राधा सीम्स टू हैव बीन रन फॉर 2 hours, राधा 2 घंटों से दौड़ती हुई मालूम पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा सिंपल प्रेजेंट में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस में टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाता है। अब बात करने वाले हैं, इससे पहले ये हमारा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है विजिबल इन्फिनेटिव। तो विजिबल इन्फिनेटिव मैंने बताया, विजिबल यानी जहाँ पर टू विजिबल होता है तो वहाँ पर टू विजिबल होने पर इस इन्फिनेटिव को हम विजिबल इन्फिनेटिव कहते हैं, या सिंपल इन्फिनेटिव आप इसको बोल सकते हैं। बात करेंगे इनविजिबल इन्फिनेटिव की। इनविजिबल इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव भी आप इसको बोलते हैं, जहां पर इन्फिनेटिव में टू को हटा लिया जाए, टू का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को विलुप्त कर दिया जाए, अर्थात टू का प्रयोग न किया जाए, तो वहां पर उस इन्फिनेटिव को हम इनविजिबल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अब देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही कैन रन, you should go, let him do it। तो आप इन एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन यहाँ पर टू नहीं आया है, टू इनविजिबल है, टू का प्रयोग नहीं किया गया है, और टू का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो सभी मॉडल्स में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे हमारे पास लेट होता है, और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा विजिबल और इनविजिबल इन्फिनेटिव इस तरह से समाप्त होता है। देखिए, जीरंड, यदि हमसे कोई पूछता है कि क्या जीरंड होता है, तो सिंपली जीरंड क्या होता है, सिंपली जीरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है गुरुजी? नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है सेंटेंस में जो मेन वर्ब का फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करती है। यानी जीरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि एक ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य, मेन या फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करती है, बिल्कुल भी
किसी सेंटेंस में मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करती हैं। बात करते हैं हिंदी रिकॉग्निशन की। हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान। कोई भी हिंदी का हम सेंटेंस बोलते हैं, उस हिंदी सेंटेंस में आने वाली वर्ब, जो हिंदी वर्ब आती है, उस हिंदी वर्ब के एट लास्ट अगर जुड़ता है ना, ने, नी, तो तब हम कहते हैं कि वो वर्ब हमारी, जिस वर्ब में ना, ने, नी सब जुड़ता है, वो वर्ब क्या होगा? वो वर्ब होगा हमारा जीरंड होगा। उस वर्ब को हम जीरंड कहते हैं। और दोस्तों जीरंड जो होता है, वो जीरंड दो टाइप से कार्य करता है। जीरंड एक सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है, और नाउन होने के लिए उसको सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होना पड़ेगा या फिर नाउन होने के लिए उसे ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। यानी सिंपली हम जान लेते हैं कि जीरंड नाउन की तरह से कार्य करता है सेंटेंस में, और नाउन होने के लिए या तो उसे सब्जेक्ट होना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो हम सिंपली जान चुके हैं कि जीरंड या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। यदि यह सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, अर्थात सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो फिर हम इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव जीरंड। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव जीरंड। और यदि ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव जीरंड। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो ऑब्जेक्टिव जीरंड कहलाता है। बात करते हैं रूल की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो रूल होता है जीरंड के लिए, जीरंड इक्वल होता है आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी फॉर्म जीरंड के लिए रूल होता है। अब मैंने आपको बताया है कि जीरंड एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में कार्य करता है। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य करता है तो देखिएगा, इस सब्जेक्ट के रूप में मैंने कहा, एग्जांपल आप देखिए, एज ए सब्जेक्ट मैंने कहा कि स्विमिंग इज गुड। स्विमिंग इज गुड। इसी तरह से मैंने कहा डांसिंग इज एन आर्ट। डांसिंग इज एन आर्ट। स्विमिंग इज गुड, डांसिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्विमिंग, तैरना अच्छा है। डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग और डांसिंग दोनों ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो जहाँ पर सेंटेंस में जीरंड हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है तो इनको बोला जाता है सब्जेक्टिव जीरंड। तो यहाँ पर ये दो सब्जेक्टिव जीरंड आप देख रहे हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट का कार्य भी करता है ऑब्जेक्टिव जीरंड। ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, जैसे मैंने कहा ही loves singing, he hates gambling। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगिंग, गैम्बलिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जीरंड है हमारे। तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरंड हमारा कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं ही लव्स सिंगिंग, वह सिंगिंग से लव करता है। ही हेट्स गैम्बलिंग, वह गैम्बलिंग से हेट करता है। वह जुए से हेट करता है। तो इस तरह से आपने देखा सब्जेक्टिव जीरंड एंड ऑब्जेक्टिव जीरंड। तीसरा एक छोटा सा इसका यूज़ होता है हमारा जीरंड का यूज प्रीपोजिशन के साथ होता है। प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन प्लस जीरंड, ऐसे कहिएगा। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन। जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही इज़ फॉन्ड ऑफ रनिंग। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रनिंग, वह रनिंग का शौकीन है, वह दौड़ने का शौकीन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफ प्रीपोजिशन है और रनिंग यहाँ पर जीरंड है। तो जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है या प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से मैंने कहा द thief was accused of stealing। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफ प्रीपोजिशन है और स्टीलिंग यहाँ पर जीरंड है। तो प्रीपोजिशन प्लस जीरंड। द thief was accused of stealing, चोर पर चोरी का दोष लगाया गया था। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने कहा आई एम श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। आई एम श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया है एंड देन गेटिंग, उसके बाद आने वाला हमारा जीरंड है। तो प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का प्रयोग किया जा रहा है। प्रीपोजिशन यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में ऑफ बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑफ ही आएगा, इसके अलावा और कोई प्रीपोजिशन भी आ सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं आफ्टर कमिंग, आफ्टर गोइंग, ऑन गोइंग, बिफोर कमिंग, बिफोर गोइंग। तो इस तरह से अन्य कोई प्रीपोजिशन भी आ सकता है जीरंड से पहले। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।